बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ रिजवान। खुशामदीद करती हूँ आपको एक बार फिर अपने चैनल पे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाइपोलर एंड उससे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर DSM-5 में दिए गए हैं उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हम बाइपोलर 1 पे बात करेंगे कि बाइपोलर 1 या बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है उसकी मेन सिम्टम्स क्या हैं और बाइपोलर 1 में कौन कौन सी सिम्टम्स जो हैं वो इंक्लूड होती हैं। बात करें अगर बाइपोलर डिसऑर्डर की, तो बाइपोलर का मतलब होता है बाइपोलर। अगर आप बाय वर्ड इसको देख रहे हैं तो बाइपोलर का मतलब होता है टू पोल्स। बाय मीन टू, ठीक है, और पोलर मीन टू पोल्स। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट जो है वो पेशेंट के अंदर टू पोल्स पाए जाते हैं। ये दोनों पोल्स जो होते हैं ये एक्सट्रीम लेवल के होते हैं। या तो पेशेंट जो है इसमें हाई पोल पे पाया जाएगा, या हाई लेवल में होगा, या लो लेवल में होगा। हाई एंड लो मींस के या तो पेशेंट के अंदर हाई लेवल की एनर्जी पाई जाएगी या लो लेवल की एनर्जी पाई जाएगी। इसमें जितनी भी एनर्जी पाई जाए वो लो है चाहे वो हाई है, वो एक्सट्रीम लेवल पे पाई जाती है। तो जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है इसमें हमारे पास जो पेशेंट होता है उसमें दो किस्म के फेसेस पाए जाते हैं या दो किस्म के पोल्स पाए जाते हैं। एक डिप्रेशन का जिसमें हमारे पास लो लेवल की एनर्जी पाई जाती है, और दूसरा हमारे पास मैनिक फेस पाया जाता है जो कि हमारे पास हाई लेवल की एनर्जी पाई जाती है। डेफिनेशन देख लेते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर फॉर्मली कॉल्ड मैनिक डिप्रेसिव इलनेस। मैंने आपको बताया कि ये दोनों पोल्स इसमें पाए जाते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में, मैनिक भी और डिप्रेसिव भी, जिसकी वजह से इसको मैनिक डिप्रेसिव इलनेस भी कह सकते हैं और मैनिक डिप्रेशन भी कह सकते हैं। बिकॉज जो मैनिक होता है उसका एक स्पेसिफिक या उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर। और इस इज़ अ मेंटल इलनेस that causes unusual shifts in moods, energy, activity levels, concentration and ability to carry out day to day task। अब यहाँ पे होता क्या है, जब एनर्जी लेवल जो होगा पेशेंट के अंदर वो या तो लो या हाई, जब एक अनयूजुअल चीज़ शिफ्ट होगी, ठीक है, एक मॉडरेट लेवल नहीं आता क्योंकि एक्सट्रीम लेवल आता है। या तो बहुत ही हाई एनर्जी आ जाती है या बहुत ही लो एनर्जी आ जाती है। जब बहुत हाई एनर्जी आएगी तब पेशेंट क्या होगा, तब उसके अंदर जो है ना वो जो नॉर्मल लेवल के टास्क होते हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है। वहाँ पे उसका जो एक्टिविटी लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। किसी भी चीज़ की ज़्यादती या किसी भी चीज़ की कमी जो होती है ना, ये दोनों ही नुकसानदेह होती हैं। तो जब एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तब भी ये एक एबनॉर्मल चीज़ होगी, जब एनर्जी बहुत कम होगी तब भी ये एक एबनॉर्मल चीज़ होगी। यानी डिप्रेशन की फेस में जब पेशेंट होगा तो वो उसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा एक्टिविटीज़ के अंदर, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है। और जब मैनिक की फेस में होगा तो एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी वो चाह के भी कुछ नहीं कर रहा होता क्योंकि उसमें फ्लैट ऑफ आइडियाज़ पाए जाते हैं। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। पीपल विद बाइपोलर एक्सपीरियंस बोथ एपिसोड्स ऑफ सीवियर डिप्रेशन, एंड ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसमें जॉय, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, ह्यूज एनर्जी पाई जाती है, रिड्यूस नीड फॉर स्लीप एंड रिड्यूस इनहिबिशंस वगैरह पाई जाती हैं। जब मूड शिफ्ट होगा, एनर्जी शिफ्ट होगी, एक्टिविटी लेवल में डिस्टर्बेंस होगी तो क्या होगा, कंसंट्रेशन में डिस्टर्बेंस होगी। कंसंट्रेशन में डिस्टर्बेंस होगी तो जो उसकी एबिलिटी है, जो वो डेली बेसिस पे काम कर रहा था वो नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जब मैनिक होगा तो उसमें जॉय, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा लेवल पर पाई जाएगी, ठीक है। और जब डिप्रेशन की फेस में होगा तो क्या होगा कि जो जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो इनहिबिट हो जाएंगी। बेसिकली जो बाइपोलर डिसऑर्डर है इसकी हमारे पास 3 टाइप्स हैं। इसमें हमारे पास आ जाती है बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 एंड साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर, ठीक है। इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये तीनों डिसऑर्डर जो है जब हम डिस्कस करेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि इनमें एक क्लियर कट चेंज इन मूड पाया जाएगा, एनर्जी लेवल की डिस्टर्बेंस होगी और एक्टिविटी लेवल में भी डिस्टर्बेंस पाई जाती है पेशेंट के अंदर। बाइपोलर 1 की आज हम बात करेंगे। बाइपोलर 1 में क्या है, बाइपोलर 1 इज़ डिफाइंड बाय मैनिक एपिसोड, ठीक है। इसमें जो मेनिया होता है ना वो स्पेशल रोल प्ले कर रहा होता है। अब मेनिया क्या था, हमने कहा था कि जब पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी पाई जाती है, दैट लास्ट एट लीस्ट 7 डेज। यहाँ पे आपने इसकी जो ड्यूरेशन है उसको नोट डाउन कर लेना है क्योंकि ड्यूरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डायग्नोस्टिक। जब हम डायग्नोस कर रहे होते हैं किसी भी डिसऑर्डर को तो हमें स्पेसिफिकली जो है ना वो ड्यूरेशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं जो मैनिक एपिसोड है बाइपोलर 1 में वो 7 डेज़ के लिए रहेगी। 7 डेज़ लगातार भी रह सकती है या 7 डे में से कम मतलब ज़्यादा डेज़ रह सकती है, यानी 5 दिन 6 दिन रह सकती है, ठीक है। या फिर मतलब एवरी डे उसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा। और बाय मैनिक एपिसोड दैट आर सो सीवियर दैट द पर्सन नीड इमीडिएट हॉस्पिटल केयर। यहाँ पे एनर्जी लेवल इतना बूस्ट होता है
कि कभी कभी पेशेंट को जो है हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है, ठीक है, इसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है पेशेंट को। अनयूजली डिप्रेसिव एपिसोड अकर एज वेल। यहाँ पे बाइपोलर 1 में 2 एपिसोड्स हैं, ये आपने याद रखनी है। एक जो है आपके पास वो मीनिया की एपिसोड आती है और दूसरी आपके पास डिप्रेशन की एपिसोड आती है। ये दोनों एपिसोड आती हैं। मीनिया जो है वो 7 डेज़ का होता है और डिप्रेशन हम देख लेते हैं कि ये कितने का होता है, ये 2 वीक्स का होता है, यानी ये कि आपके पास 14 डेज़ का होता है टोटल, ठीक है। एपिसोड ऑफ डिप्रेशन विद मिक्स्ड फीचर। अब यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है, यहाँ पे क्या हुआ, पहले मेनिया आया फिर डिप्रेशन की फेज़ आई। मेनिया 7 डेज़ के लिए रहा, फिर डिप्रेशन की फेज़ आई जो कि टू वीक्स के लिए रही, यानी 14 डेज़ के लिए रही, फिर ख़त्म होगी, फिर मेनिया आया। इस तरह से भी चल सकती है। यहाँ पे आपके पास आपको मिक्स्ड फीचर के साथ भी देखने को मिल सकते हैं बाइपोलर 1 डिसऑर्डर का पेशेंट। क्या हो सकता है कि डिप्रेशन और मैनिक की सिम्टम्स जो है वो सेम टाइम पे अपीयर हो रही हैं, यानी एक डे में भी वो एक्सपीरियंस कर सकता है, एट अ सेम टाइम भी वो एक्सपीरियंस कर रहा है, सेम डेज में भी एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। और मतलब इनकी मिक्स्ड आपको फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। For diagnostic of bipolar 1 disorder, it is necessary to meet tile फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब यहाँ पे हम क्राइटेरिया की बात करेंगे जो कि DSM-5 में हमें दिया गया है कि मैनिक एपिसोड्स का जो क्राइटेरिया होता है बाइपोलर 1 में वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोमैनिक और जो डिप्रेसिव एपिसोड्स होती हैं उनका कितना रोल है बाइपोलर 1 के अंदर, और मैनिक एपिसोड का कितना रोल है, वो हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू DSM-5। DSM-5 के मुताबिक जो पहला क्राइटेरिया दिया गया बाइपोलर 1 का, और इसमें क्या है, अ पीरियड ऑफ एबनॉर्मली रेजिस्टेंटली एलिवेट। यहाँ पे हर चीज़ उसकी जो हर एनर्जी लेवल या क्रिएटिविटी, कोई भी उसका जो टास्क है या काम करने का अंदाज़ है वो सारा एलिवेट होगा, यानी एक नॉर्मल लेवल से अपर लेवल में चला जाएगा, हाई लेवल पे चला जाएगा। एक्सपेंसिव और इरिटेबल मूड एंड abnormally and persistently increase goal directed एक्टिविटीज़ और एनर्जी। यहाँ पे जो गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ या एनर्जीज होती हैं वो उसमें उनकी जो है ना वो इंक्रीज आना स्टार्ट हो जाएगा। लास्टिंग एट लीस्ट 1 वीक एंड प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द डे नियर एवरी डे। ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि बाइपोलर 1 में जो मैनिक एपिसोड है वो उसमें हमें 1 वीक के लिए उसकी जो होती है रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरेशन की, वो 1 वीक की होती है। और ये आपके पास 1 वीक और 1 वीक से ज़्यादा, सॉरी 1 वीक से ज़्यादा नहीं, 1 वीक और मतलब 7 पूरे दिन भी हो सकते हैं, 7 दिन या 6 दिन या 5 दिन हो सकते हैं, नियर बाय डेज भी हो सकते हैं। और इस दौरान जो पेशेंट है उसको हॉस्पिटलाइज भी किया जा सकता है, क्योंकि जब एनर्जी बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी, या हम आगे क्राइटेरिया बी में डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सी सिम्टम्स आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्राइटेरिया बी है। क्राइटेरिया बी में क्या है, आपके पास वो सिम्टम्स दी गई हैं जो कि एक मैनिक पेशेंट में होती है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मूड डिस्टर्बेंस एंड इंक्रीज एनर्जी और एक्टिविटी, 3 ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स आर प्रेजेंट टू a significant degree and present a noticeable change for usual behavior। जो यूजुअल बिहेवियर है उससे उसका बिहेवियर जो है वो चेंज होगा उन डेज़ के अंदर। और ये जितनी भी सिम्टम्स पाई जा रही हैं इनमें से 3 का होना लाजमी है, ठीक है। अब ये सिम्टम्स हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि ये क्या क्या सिम्टम्स हैं और इसमें इन सिम्टम्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है। इनफ्लेटेड सेल्फ इस्टीम और ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने डिस्कस किया था डिलीजन्स को इन शिज़ोफ्रेनिया में। तो वहाँ पे हमने ग्रैंडियोसिटी को डिस्टर्ब किया था कि जब एक पर्सन बिलीव करता है कि उसके पास एक एक्सेप्शनल पावर्स हैं या एबिलिटीज़ हैं या वेल्थ है या फेम है, तो उसको ग्रैंडियोसिटी कहते हैं। या फिर इनफ्लेटेड सेल्फ इस्टीम होगी पेशेंट की, क्या होगा कि वो पेशेंट अपने ऊपर इतना यकीन रखता है, ठीक है, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, तो वो पेशेंट क्या करेगा, वो दूसरों को लिसन नहीं करता और अपने आप को क्रिटिसाइज़ नहीं करता किसी भी मामले में। तो ये होता है इनफ्लेटेड सेल्फ इस्टीम, कि अपने ऊपर इतना उसको उम्मीद होता है अपनी बात के ऊपर, या फिर अपनी बात के ऊपर इसको इतना यकीन होता है कि वो दूसरों की बात ना सुनता है और ना खुद को क्रिटिसाइज़ करता है। तो ये चीज़ होती है इनफ्लेटेड सेल्फ इस्टीम के। उसके बाद डिक्रीज नीड फॉर स्लीप। अब यहाँ पे स्लीप का क्या ताल्लुक है। स्लीप आपकी बेसिकली जो है ना जब हाई एनर्जी होगी तो क्या होगा, जो हार्मोन स्लीप को कंट्रोल कर रहा है
जब एनर्जी हाई होगी तो हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होंगे, न्यूरॉन्स भी डिस्टर्ब होंगे। तो क्या होगा कि जो हार्मोन जो है वो स्लीप को कंट्रोल कर रहा है, वो क्या होगा, वो हाई एनर्जी हाई लेवल में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, या फिर लो लेवल में प्रोड्यूस होना, यानी बेसिकली डिस्टर्बेंस उसमें क्रिएट होगी। दैट्स वाई क्या होगा कि उसकी जो स्लीप है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। जब आप में एनर्जी हाई होती है तो जो स्लीपिंग का हार्मोन होता है वो लो लेवल पे या लो क्वांटिटी में जो है ना वो प्रोड्यूस होता है, और जब आप में एनर्जी लो होती है तब आपका जो स्लीप का हार्मोन्स है वो हाई क्वांटिटी में जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है। तो ये ऑपोजिट होता है दोनों के। तो इसमें क्या है आपके पास कि ये डिक्रीज़ नीड होती है इसमें स्लीप की, कि इसमें इसको नींद नहीं आती क्योंकि एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई होती है। इसके अलावा मोर टॉकेटिव होता है दैन यूजुअल, और प्रेशर टू कीप टॉकिंग। ज़ाहिर सी बात है एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा बोलेगा। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ में एक आइडिया आएगा, दूसरा साथ आएगा, तीसरा आएगा, इसी तरह उसके आइडियाज़ जो है ना वो आते जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि न्यूरॉन्स डिस्टर्ब होंगे तो न्यूरॉन्स की जो आपके पास एक नॉर्मल रेंज होती है कि इतनी टाइम लिमिट में जो एक न्यूरॉन जो है वो मैसेज जो है वो सेंड करेगा ब्रेन तक, तो उसमें जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज़ इन एनर्जी। दैट्स वाई क्या होगा कि फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होंगे। क्या होगा कि एक आइडिया उसको आया है, ठीक है, वो अपनी बात करेगा, उस बात को इनकम्प्लीट छोड़कर वो नेक्स्ट बात पे चला जाएगा। इसी तरह वो बात डिस्कस कर रहा है, उसको इनकम्प्लीट छोड़कर एक और आइडिया उसके माइंड में आएगा, वो उस पर चला जाएगा। तो दैट्स मीन द फ्लैट ऑफ आइडिया, ठीक है। इस तरह के उसके आइडियाज़ होंगे, इस तरह के उसके थॉट्स होंगे, उसके थॉट्स ऐसे महसूस होंगे जैसे कि थॉट्स जो है वो रेस कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद है डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी क्या होती है आपके पास कि जैसे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स पाए जाते हैं, बहुत सारे स्टिमुलाई पाए जाते हैं जो कि हमारी अट्रैक्शन गेन करते हैं, ठीक है। तो जब पेशेंट कोई भी आइडिया दे रहा होता है या किसी भी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है, तो क्या होता है कि बाइपोलर का जो पेशेंट होता है जब वो मैनिक फेस में होता है तो क्या होता है कि उसमें डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वो इर्द गिर्द की चीज़ों से, इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, चाहे वो इंपॉर्टेंट चीज़ है चाहे वो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा, तो ये सारी सिम्टम्स जो हैं इन पाँचों में से आप को 3 की ज़रूरत होती है डायग्नोज करने के लिए कि बाइपोलर 1 का पेशेंट है। इसमें आपके पास डिफरेंट आ जाती हैं ये सिम्टम्स, जिसमें फ्लैट, डिक्रीज स्लीप और मोर टॉकेटिव, फ्लैट ऑफ आइडिया और डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, इनके डिफरेंट सोल्यूशंस भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सी, द मूड डिस्टर्बेंस इज़ sufficient severe to cause marked impairment in social and occupational। ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एनर्जी लेवल या तो हो लो होगा या हाई होगा, जिसकी वजह से डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिस्टर्ब होंगी। दैट्स वाई क्या होगा कि हम जो पेशेंट है उसके जो सोशल हैं, जो ऑक्यूपेशनल हैं, या कोई भी उसका जो डे टू डे टास्क है वो सारा डिस्टर्ब होगा। और इन सब को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है, जहाँ पे उसको डिफरेंट मेडिकेशन, डिफरेंट थेरेपीज़ दी जाती हैं, ठीक है। और एक बात और आपने याद रखनी है कि जो क्राइटेरिया नंबर डी है, द एपिसोड इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। कोई भी दूसरा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ना हो, जैसे सब्सटेंस अब्यूज़र जो होते हैं उनमें भी ये सिम्टम्स पाई जा सकते हैं, उनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, ठीक है, या लो हो सकता है। इसके अलावा मेडिकेशन, किसी भी मेडिकेशन का जो है वो साइड इफ़ेक्ट ना हो, ये आपने पेशेंट की हिस्ट्री ले लेनी है अच्छी तरीके से। कोई भी वो ट्रीटमेंट करवा रहा है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स ज़ाहिर हो रही हैं, और इसके अलावा कोई दूसरी मेडिकल कंडीशन ना हो जिसकी वजह से ये सब सिम्टम्स जो हैं वो ज़ाहिर हो रही हैं। तो आपने पेशेंट की जो हिस्ट्री है वो अच्छी तरीके से ले लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं, इन्होंने एक नोट दिया हुआ है, इस नोट में इन्होंने क्या कहा गया है, a full manic episode that emerged during antidepressant treatment but persist at the fully syndromal level beyond the physiological effect of that treatment is sufficient evidence for manic episode and therefore a bipolar 1 diagnosis। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि जब ट्रीटमेंट हो रहा था एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनको जो एंटी डिप्रेसेंट दिए जाते हैं, उनका जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें जो मेडिकेशंस यूज़ की जाती हैं उनमें, और जो आपके पास इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है उसके जो आपके पास साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं या फिर और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आ रहे होते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर, ये सारी चीज़ों को आपने देख लेना है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये ईसीटी क्या होती है। ईसीटी इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी होती है। ये एक ऐसी थेरेपी होती है जो कि सिजेरियन के दौरान दी जाती है। यहाँ पे जो मिर्गी के पेशेंट होते हैं, सॉरी सिजेरियन नहीं, जो मिर्गी के पेशेंट्स होते हैं उनको ये दी जाती है जब उनकी जो नर्व्स इम्पल्सिस और ब्रेन में डिस्टर्बेंस होती है
और उस डिस्टर्बेंस को जब नॉर्मल लेवल पर लेकर आने के लिए इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव थेरेपी की जाती है, जिसकी वजह से जो ब्रेन होता है उनका वो एक बेटर वे से काम करना, एक नॉर्मल लेवल पर काम करना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें भी क्या होता है, बाइपोलर 1 में भी पेशेंट को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो है वो हॉस्पिटल के अंदर दी जाती है। आगे उन्होंने एक और नोट दिया हुआ है, क्राइटेरिया ए से डी जितने भी हमने क्राइटेरिया पढ़े हैं मैंने के एपिसोड में, वो पेशेंट को एटलीस्ट एक टाइम लाइफ में एक दफ़ा ज़रूर एक्सपीरियंस करना है, तब जाके आपने उसको बाइपोलर 1 डायग्नोज करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया बाइपोलर 1 को और मैनिक एपिसोड को, कि मैनिक एपिसोड का जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है, जो उसकी मेजर सिम्टम्स हैं वो हमें कौन सी रिक्वायर होती हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड में जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाइपोमेनिया डिप्रेसिव की जो एपिसोड है और डिप्रेसिव की जो एपिसोड है, दोनों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए फ़ी मान अल्लाह।